नमस्ते एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे जिसका नाम है भारत स्पोर्ट्स फाउंडेशन। तो आज से हम एक नया सीरीज चालू करने वाले हैं जो कि एमपीएड मास्टर इन फिजिकल एजुकेशन स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल होगी और उनके मास्टर्स के एग्ज़ाम में और नेट के एग्ज़ाम में, सेट के एग्ज़ाम में और पीएचडी एंट्रेंस एग्ज़ाम में भी उनको ये बहुत सहायता देगी। सो हम सबसे पहले साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से चालू करने वाले हैं। ये हमारा जो सब्जेक्ट है एमपीएड में हम इससे चालू करने वाले हैं। हम इसके चारों भी चार पांच जो भी यूनिट है हम सब कवर करने वाले हैं वन बाय वन। सो हम यूनिट वाइज जाएंगे। पहले हम इसमें शॉर्ट नोट्स पे एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद वन बाय वन एक एक सिंगल टॉपिक आपको भी एक्सप्लेन किया जाएगा हमारे शॉर्ट वीडियो में। तो चलिए, तो आज शुरू करते हैं अपना फर्स्ट चैप्टर साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। तो उसका यूनिट वन है इंट्रोडक्शन। सो सबसे पहले इंट्रोडक्शन में आप जैसे देख रहे हो कि यहाँ पे चार टाइप्स हैं। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग डेफिनेशन, एम, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शन। सेकेंड है ट्रेनिंग लोड, एडेप्टेशन एंड रिकवरी। थर्ड है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मॉडल, प्रोसेस स्ट्रक्चर प्रोसेस एंड स्ट्रक्चर। ओके, एंड द लास्ट है जनरल प्रिंसिपल्स ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग। ओके, सो सबसे पहले देखेंगे हम स्पोर्ट्स डेफिनेशन। सो इन स्पोर्ट्स ट्रेनिंग रेफर्स टू द सिस्टमैटिक एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ प्रिपेयरिंग इंडिविजुअल्स और टीम्स फॉर एथलेटिक एक्टिविटीज एंड कंपटीशन। तो इसमें क्या होता है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग क्या होता है कि इसमें इंडिविजुअल को सिस्टमेटिक और ऑर्गेनाइज तरह से ट्रेन किया जाता है, उनको प्रिपेयर किया जाता है कि वो अपने एथलेटिक एक्टिविटी और कंपटीशन में हिस्सा ले सके। ओके, इट इन्वॉल्व्स द डेवलपमेंट ऑफ फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल एंड मेंटल स्किल टू इनहांस परफॉर्मेंस एंड अचीव स्पेसिफिक गोल्स इन स्पोर्ट्स। सो इनके जो भी गोल्स रहेंगे स्पोर्ट्स में वो अचीव करने के लिए इनका फिजिकल, टेक्निकल, टैक्टिकल और जो मेंटल स्किल रहता है उसको इन्हांस किया जाता है। ओके, सो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का एम क्या रहता है? द प्राइमरी एम ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग इज टू इम्प्रूव एन एथलीट्स ओवरऑल परफॉर्मेंस, एनेबलिंग देम टू रीच देयर मैक्सिमम पोटेंशियल इन स्पेसिफिक स्पोर्ट। तो उनमें से जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है, उनका जो भी मैक्सिमम पोटेंशियल है वो रीच होने के लिए हम उसका एम रखते हैं। ओके, नेक्स्ट है दिस इन्वॉल्व्स होनिंग वेरियस एस्पेक्ट्स इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, एजिलिटी, स्किल्स, प्रोफिशिएंसी एंड स्ट्रेटेजिक थिंकिंग। तो इसमें क्या होता है, वो एम अचीव करने के लिए हमको उनके स्ट्रेंथ, स्पीड, इंड्योरेंस, एजिलिटी, स्किल, प्रोफिशिएंसी और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग, ये सभी चीज़ों पे हमें उनके काम करना पड़ता है। ओके, सो नेक्स्ट है स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के क्या है कैरेक्टरिस्टिक्स हम देखेंगे। फर्स्ट इज सिस्टमेटिक अप्रोच। स्पोर्ट्स ट्रेनिंग follows a structured and planned regime incorporating progressive exercise and drills to ensure gradual and optimal development of skills। तो उसका हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का जो कैरेक्टरिस्टिक्स है तो उसका सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है कि सिस्टमेटिक अप्रोच। हमारा स्पोर्ट्स ट्रेनिंग का सिस्टमेटिक अप्रोच रहना चाहिए, मतलब एक स्ट्रक्चर प्लान रहना चाहिए, तुम्हारा रिजिम रहना चाहिए, एक्सरसाइज ये प्रोग्रेसिव वे में रहना चाहिए और उसके लिए कुछ ड्रिल्स रहने चाहिए। ओके, और वो ग्रेजुअली इम्प्रूव होना चाहिए और उस पर ग्रेजुअली ट्रेनिंग करना चाहिए। तो ये हमारा पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है। सेकंड है इंडिविजुअलाइजेशन। Training programs are often tailored to the individual needs and abilities of athletes. Different sport and position within the sports may require specific train emphasis। तो इंडिविजुअलाइजेशन में क्या होता है कि अगर आपका टीम स्पोर्ट है तो हर प्लेयर सेम नहीं रहेगा। ओके, जैसे कि क्रिकेट है, उसमें बैटर जो है हमारा वो बैटिंग में अच्छा करता है, बॉलर जो है वो बॉलिंग अच्छा करता है। ऐसा जो ऑलराउंडर रहते हैं वो दोनों भी अच्छा कर लेते हैं। लेकिन अगर बैट्समैन को उसका बैटिंग बैटर को उसका बैटिंग इम्प्रूव करना है तो उसके लिए स्पेसिफिक उस पर ध्यान देना पड़ता है, उसका स्पेसिफिक ट्रेनिंग प्रोग्राम रेडी करना पड़ता है ताकि वो उसकी बैटिंग स्किल्स में और इम्प्रूव हो सके। ओके, तो उसके लिए आपको अलग से ट्रेनिंग देना पड़ेगा, उसकी एबिलिटी चेक करके आपको उसको अलग से प्लान देना होगा। ओके, थर्ड है मल्टी डायमेंशनल स्पोर्ट्स ट्रेनिंग encompasses various dimensions such as physical, technical, tactical
and physiological aspects, recognizing the holistic nature of athletic performance. सो एथलेटिक परफॉर्मेंस सिर्फ एक ही चीज से मतलब उसको सिर्फ अच्छा वो ही उसका अगर रनर है तो उसको सिर्फ रनिंग आती है तो वो सिर्फ उसी के बारे में नहीं सोचना चाहिए उसका फिजिकल कैसा रहेगा उस टेक्निकल कैसा रहेगा वो टैक्टिकल कैसा रहेगा उसका फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट क्या है उसका मेंटल हेल्थ क्या है तो ये सभी हमको मल्टी डायमेंशनली हमको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के वक्त उसके सोचना है नेक्स्ट है पीरियडाइजेशन so training in organized into different phases so, each targeting specific aspects of fitness and skills. This helps prevent burnouts and allows for peak performance during competition. So ट्रेनिंग का periodization रहता है जैसे कि इस टारगेटिंग स्पेसिफिक एस्पेक्ट ऑफ फिटनेस एंड स्किल्स जो भी उसका स्पेसिफिक एस्पेक्ट है फिटनेस एंड स्किल्स का वो अपने को कंसिडर करना है इससे इसके वजह से क्या होता है कि एथलीट बर्नआउट नहीं होता है नहीं तो आप अगर उसका कल कंपटीशन है और आज इस वीक में आप उसको बहुत हेवी वर्कआउट दे रहे हो तो वो वहाँ पे बर्नआउट हो जा सकता है और वो कंपटीशन में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएगा तो उसके लिए आपको स्पेस उसका पीरियडाइजेशन से आपको उसका ट्रेनिंग आपको शेड्यूल करना है मतलब वो पीक पे जाना चाहिए और वो पीक मेंटेन करना चाहिए ओके ऑल राइट सो नेक्स्ट है हमारा टॉपिक स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फंक्शंस सो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग फंक्शंस में फर्स्ट है स्किल डेवलपमेंट sports training aims to enhance specific skills required for a particular sport, including technical proficiency, hand-eye coordination, and other sport-specific abilities. तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में जो भी फंक्शंस होते हैं उसमें सबसे पहला स्किल डेवलपमेंट तो उसमें आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग एम्स टू इनहांस द स्पेसिफिक स्किल्स रिक्वायर फॉर पर्टिकुलर स्पोर्ट जैसे कि कुछ पर्टिकुलर स्पोर्ट्स के लिए कुछ पर्टिकुलर एबिलिटीज लगती है स्किल्स लगती है तो वो आपको स्पोर्ट्स ट्रेनिंग में देते आना चाहिए तो हैंड आई कोऑर्डिनेशन और अदर स्पेसिफिक जो एबिलिटीज रहती है वो आपको इसमें कंसिडर करना चाहिए नेक्स्ट है फिजिकल फिटनेस ट्रेनिंग कंट्रीब्यूट्स टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ ओवरऑल फिजिकल फिटनेस इंक्लूडिंग स्ट्रेंथ इंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी एंड कार्डियोवास्कुलर हेल्थ तो जब भी आप स्पोर्ट्स ट्रेनिंग कंडक्ट करते हो नहीं तो उसको ड्रॉ डाउन करते हो तो आपको उसका एथलीट का ओवरऑल फिजिकल फिटनेस स्ट्रेंथ इंड्योरेंस फ्लेक्सिबिलिटी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ ये सब कुछ आपको भी कंसिडर करना है थर्ड इज इंजुरी प्रिवेंशन proper training techniques and conditioning helps in preventing injuries by strengthening muscles improving flexibility and enhancing body awareness तो आपको जो भी इंजरी प्रिवेंशन के लिए आपको क्या करना है कि उनका प्रॉपर स्ट्रेंथ मसल का स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए उनकी फ्लेक्सिबिलिटी इंप्रूव होना चाहिए और उनको बॉडी अवेयरनेस रहना चाहिए नहीं तो क्या होगा कि आपको आपके एथलीट को नहीं तो आपको इंजरी हो सकती है तो उसके लिए आपको स्पेसिफिक कुछ एक्सरसाइजेस करने पड़ेंगे आपको क्या करना है कि जो भी मसल मैक्सिमम यूज होते हैं उसका अच्छा स्ट्रेंथनिंग होना चाहिए आप वेट से भी कर सकते हैं और बॉडी वेट से भी कर सकते हो जो भी आपका रिक्वायरमेंट रहेगा ओके सो फोर्थ है मेंटल टफनेस sports training plays a crucial role in developing mental toughness and resilience enabling athletes to cope with pressure setbacks and challenges during the competition तो आजकल मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा डिस्कशन हो रहा है ये अच्छी बात है कि एथलीट खुद से ही इस पे डिस्कस कर रहे हैं तो आपको क्या रहता है कि आप मेंटली टफ चाहिए एथलीट आपका मेंटली टफ चाहिए तो क्या होगा उसी लिए इसके लिए क्या होगा कि वो मैक्सिमम प्रेशर भी झेल पाएगा और जो भी आप उसके सेटबैक्स है और जो भी चैलेंजेस है वो उसको कंसिडर करके अच्छा इम्प्रूवमेंट करेगा उसके स्पोर्ट्स में और अच्छे रिजल्ट्स वो ला पाएगा Okay. Next है team building. In team sports, training fosters teamwork, communication, and coordination of players, essential elements for success in collective sports. तो जो भी टीम स्पोर्ट्स है उसमें टीम बिल्डिंग बहुत ही जरूरी है इसमें क्या होता है कि अगर दो प्लेयर्स आपस में झगड़ते हैं विद इन द टीम तो वो टीम के लिए अच्छा नहीं रहता और कोई अगर बड़ा 11 प्लेयर्स का टीम है आपका और 3 प्लेयर्स वन साइड है 7 प्लेयर्स वन साइड है तो ये टीम में नहीं होना चाहिए ऑल द 11 प्लेयर्स शुड बी ऑन द सेम पेज तो उसके लिए टीम बिल्डिंग एक्टिविटी रहती है उनका कोलेबोरेशन है वो अच्छा रहना चाहिए था इससे क्या होता है कि टीम स्पोर्ट्स में इसको बहुत ज़्यादा फायदा होता है ओके नेक्स्ट है कंपटीशन प्रिपेयर्डनेस ट्रेनिंग प्रिपेयर्स एथलीट्स बोथ फिजिकली एंड मेंटली फॉर द कमिंग गेम कंडीशन इंश्योरिंग
दे कैन परफॉर्म एट देयर बेस्ट व्हेन इट मैटर्स टू द मोस्ट। तो उनका कंपटीशन के लिए प्रिपेयर्डनेस चाहिए, मेंटली भी प्रिपेयर चाहिए, फिजिकली भी प्रिपेयर चाहिए, ताकि जो भी जब भी कंपटीशन आए, जो भी उनका कंपटीशन आए तो वो उसके लिए रेडी रहे। ओके, so next is training load. Training load refers to the amount of stress and demand placed on an individual during a specific period of training. तो ट्रेनिंग लोड क्या होता है कि उन पे जो स्ट्रेस आता है, उनके गेम के लिए जो भी स्ट्रेस चाहिए रहता है, वो आपको ट्रेनिंग लोड में दिखाई देगा। ओके, इट इज a combination of an intensity, duration and frequency of the activities। तो ट्रेनिंग लोड कैसे डिफाइन किया जाता है कि वो आपका जो ट्रेनिंग है वो कितना इंटेंस है। ओके, उसका ड्यूरेशन कितना है, मतलब 2 आवर्स 3 आवर्स एज पर द स्पोर्ट्स रिक्वायरमेंट, वो कितना है, इस पे डिपेंडेबल रहता है। And third is training load can be categorized into different types, including physiological load related to the body's physiological response, biomechanical load related to the movement patterns and mechanical stress of the body, and last है physiological load related to mental and emotional aspects of training। तो ट्रेनिंग लोड को थ्री पार्ट्स में हमने डिवाइड किया है। फर्स्ट है फिजियोलॉजिकल लोड, जिसमें आपका बॉडी कितना फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स करती है वो आता है। सेकंड है बायोमैकेनिकल लोड, जिसमें आपका बॉडी मूवमेंट, आपके मैकेनिकल स्ट्रेस कितना है आपके बॉडी में, वो आता है। एंड थर्ड है फिजियोलॉजिकल लोड, जो भी मेंटल आपका लोड है, इमोशनल एस्पेक्ट्स है ट्रेनिंग में, वो इसमें कवर होता है। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग लोड इन फिजिकल एजुकेशन। इन फिजिकल एजुकेशन ट्रेनिंग लोड इज टेलर्ड टू द गोल्स ऑफ द करिकुलम। जो भी आपका करिकुलम है उसके गोल्स के टेलर्ड रहता है। ओके, it involves designing activities and exercises that challenges students' physical abilities while considering their age, fitness levels and individual needs। तो ये ऐसा डिजाइन किया जाता है कि उसका फिटनेस लेवल क्या है, उसका एज क्या है, मे बी जेंडर क्या है, फिटनेस लेवल क्या है और इंडिविजुअल नीड्स क्या है, उसके हिसाब से ट्रेनिंग लोड आपका डिजाइन किया जाता है। Next is balancing the intensity and duration of the activities helps in achieving educational objectives related to physical fitness, skill development and overall well-being। तो इसका जो इंटेंसिटी है वो बैलेंस किया जाता है, ड्यूरेशन एक्टिविटीज हेल्प्स इन अचीविंग एजुकेशनल ऑब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फिजिकल फिटनेस। तो आपका जो फिजिकल फिटनेस है, जो भी स्किल डेवलपमेंट है और आपकी जो भी ओवरऑल वेलबींग है, ये इसको ट्रेनिंग लोड से अचीव किया जा सकता है। Next is adaptation in physical education. Adaptation is the body's response to the imposed training load। तो आप कितना वो एक्सरसाइज के लिए, वो मूवमेंट के लिए कितना अडॉप्ट होते हैं, ये एडaptation में आता है। When exposed to regular and progressive stress through training, the body undergoes a physiological changes to better cope with the demands। तो जब भी एथलीट का बॉडी प्रोग्रेसिव स्ट्रेस में जाता है ट्रेनिंग के वक्त, तो उसमें कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस है, तो उसको कोप होने के लिए हमारा एडेप्टेशन होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट इज दिस कैन इंक्लूड इम्प्रूवमेंट्स इन स्ट्रेंथ, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड स्किल एक्विजिशन। The principle of adaptation is central to concept of progressive load, where training load is gradually increased to stimulate continuous improvement in performance। तो इनका एडेप्टेशन का प्रिंसिपल क्या है कि ट्रेनिंग लोड जो है आपका, तो वो ग्रेजुअली इंक्रीज होता है। जैसे कि वेट लिफ्टर है, तो उसको पहले मे बी सपोज फॉर एग्जांपल 20 किलो वेट दिया जाएगा, उसके बाद में 22, 24, 26, 28, 30, ऐसा ग्रेजुअली उसको वेट इंक्रीज किया जाएगा। ताकि क्या होता है कि वो उसको 20 किलो तो पहले एडप्ट हुआ है, उसके बाद में 22 किलो ये एडप्ट होगा, 24 किलो एडप्ट होगा, ऐसे ही प्रोग्रेसिवली उसको वो एडप्टेशन होगा। ओके, फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स एम्स फॉर पॉजिटिव एडेप्टेशन इन स्टूडेंट्स। फिजिकल एजुकेशन क्या करता है कि स्टूडेंट्स में जो भी फिजिकल एजुकेशन प्रोग्राम्स एम्स फॉर पॉजिटिव एडेप्टेशन इन स्टूडेंट्स। तो उनके लिए पॉजिटिव एडेप्टेशन आने के लिए इसमें फिजिकल एजुकेशन उनको हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रेगुलर पार्टिसिपेशन इन डाइवर्स फिजिकल एक्टिविटीज हेल्प्स improve cardiovascular fitness, muscular strength, flexibility and motor skills। तो जैसे कि रेगुलर अगर एथलीट पार्टिसिपेट करता है, स्टूडेंट पार्टिसिपेट करता है डाइवर्स एक्टिविटीज में, तो ये उसके कार्डियोवास्कुलर फिटनेस, मस्कुलर स्ट्रेंथ, फ्लेक्सिबिलिटी एंड मोटर स्किल्स डेवलप होने के लिए हेल्प करता है। ओके,
एडप्टेशन का नेक्स्ट गोल है कि द गोल इज टू इंस्टिल टू मेक somebody think और फील समथिंग लाइफ लॉन्ग हैबिट्स ऑफ फिजिकल एक्टिविटी एंड प्रमोट ओवरऑल हेल्थ एंड वेलबींग। तो एडप्टेशन का ये एक एडवांटेज है कि वो प्रमोट करता है कि लाइफ लॉन्ग एक्टिविटी फिजिकल एक्टिविटी करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हर एक स्टूडेंट हर एक आपका जो भी फ्रेंड है वो कंपटीशन में ही उतरेगा, कंपटीशन ही मतलब कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स ही खेलेगा, तो ऐसा नहीं है। वो लाइफ लॉन्ग फिजिकल फिटनेस के लिए भी उसको एडेप्टेशन होना जरूरी है। ओके, मतलब इसमें एडेप्टेशन हेल्प करता है। नेक्स्ट इज रिकवरी। द रिकवरी इज द प्रोसेस थ्रू विच द बॉडी रिपेयर्स एंड अडेप्ट्स टू स्ट्रेस इंड्यूस बाय द ट्रेनिंग। सो आपके ट्रेनिंग के बाद जो भी स्ट्रेस आता है, जो भी लोड आता है बॉडी के ऊपर, तो वो रिकवरी में वो लोड कम होता है। ओके, adequate recovery is essential for optimizing performance and preventing overtraining और injuries। जैसे कि हमने प्रीवियस स्लाइड में भी देखा था कि ओवर ट्रेन और इंजुरीज से बचने के लिए एडिक्वेट रिकवरी भी जरूरी है। आपको टाइम टू टाइम हर एथलीट को आफ्टर वर्कआउट बिफोर, जैसे हम बिफोर वर्कआउट वार्म अप करते हैं, तो आपको आफ्टर वर्कआउट वार्म डाउन करना चाहिए। रिकवरी स्ट्रेचेस और जो भी आपके स्पोर्ट्स के लिए डिमांडिंग एक्टिविटीज है वो आपने करना चाहिए। रिकवरी स्ट्रेटेजीज इंक्लूड रेस्ट डे, स्लीप, न्यूट्रिशन, हाइड्रेशन एंड टेक्निक सच एज मसाज और स्ट्रेचिंग। तो रिकवरी में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि आप रेस्ट इज द बेस्ट रिकवरी। उसके बाद में स्लीप, आपको मैक्सिमम स्लीप लेना है। देन है न्यूट्रिशन, आपका प्रोटीन इनटेक, न्यूट्रिशन आपका प्रॉपर होना चाहिए। उसके बाद में हाइड्रेशन, ड्यूरिंग द एक्टिविटी ऑल्सो एंड आफ्टर द एक्टिविटी यू शुड हाइड्रेट प्रॉपरली। देन द टेक्निक सच एज मसाज और स्ट्रेचिंग, जैसे कि हमने अभी बोला है कि आफ्टर वर्कआउट आपको जो भी आपका स्पोर्ट्स है उस हिसाब से आपको स्ट्रेचिंग करना चाहिए। और मसाज वीकली, मंथली और बाई वीकली जो भी आपको स्पोर्ट्स के रिलेटेड डिमांड है वो आप उसमें मसाज कर सकते हैं। ओके, नेक्स्ट इज बैलेंसिंग ट्रेनिंग लोड विद सफिशिएंट रिकवरी इज क्रूशियल टू अचीव ऑप्टिमल रिजल्ट एंड अवॉइडिंग बर्नआउट। तो आपको बर्नआउट से रोकने के लिए हर एक एक्टिविटी के बाद आपको रिकवरी के लिए ये सब चीजें करना है। नेक्स्ट इज रिकवरी इन फिजिकल एजुकेशन। सो रिकवरी इन फिजिकल एजुकेशन इन्वॉल्व्स रिकॉग्नाइजिंग द इम्पोर्टेंस ऑफ रेस्ट एंड अलाउिंग द स्टूडेंट्स टाइम टू रिक्यूपरेट बिटवीन द सेशंस। तो अगर दो सेशंस है, उनके दो सेशंस है, तो उसमें एक सेशन के बाद उनको थोड़ा ब्रेक देना चाहिए रिकवरी के लिए। ओके, हाइड्रेशन के लिए, और उसके बाद आप उनका नेक्स्ट सेशन ले सकते हो। तो ऐसा उसमें इंटरवल होना चाहिए। अगर उनके 3-4 सेशन कंटिन्यू है विद इन द डे, तो आपने हर एक सेशन के बाद उनको प्रॉपर रिकवरी टाइम देना चाहिए ताकि वो नेक्स्ट सेशन भी प्रॉपरली कर सके। नेक्स्ट इज एजुकेटर्स एम्फसाइज द सिग्निफिकेंस ऑफ स्लीप, प्रॉपर न्यूट्रिशन एंड हाइड्रेट टू सपोर्ट द रिकवरी प्रोसेस। जो भी हमारे एजुकेटर्स है इन्होंने स्टूडेंट्स को प्रॉपरली बताना चाहिए कि स्लीप कितना इंपॉर्टेंट है, प्रॉपर उनको न्यूट्रिशन पे ध्यान देना चाहिए और उनको हाइड्रेशन सपोर्ट भी देना चाहिए फॉर द प्रॉपर रिकवरी प्रोसेस। Teaching students about the balance between activity and recovery fosters a sustainable and healthy approach to physical fitness। तो आपको स्टूडेंट्स को ये सिखाना है कि फिजिकल एक्टिविटी और रिकवरी की इनका कितना इम्पोर्टेंस है, क्योंकि वो इससे आपका हेल्दी अप्रोच कैसे रहेगा और फिजिकल फिटनेस कैसे बना रहेगा, ये आपको आपके स्टूडेंट्स को बताना है। नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मॉडल। The, the model of sports performance represent a conceptual framework that illustrates the factors influencing an athlete's ability to achieve optimal results in a given sport। तो आपको स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मॉडल ऐसा आपको इलिस्ट्रेट करना है कि आपको एथलीट की एबिलिटी पहचानना है, ताकि एथलीट अपने मैक्सिमम गोल पे मैक्सिमम एम वो अचीव कर सके। It encompasses a multidimensional approach considering physical, physiological and environmental elements। तो इसमें फिजिकल, फिजियोलॉजिकल और इन्वायरमेंटल एलिमेंट्स, ये जो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच है ये इसमें यूज होता है। नेक्स्ट इज हम स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस जो मॉडल है उसके कंपोनेंट्स देखेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल फिटनेस, द एथलीट स्ट्रेंथ, स्पीड, एंड्योरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओवरऑल फिजियोलॉजिकल कैपेबिलिटीज, ये फिजिकल फिटनेस में आता है। नेक्स्ट इज स्किल प्रोफिशिएंसी, मास्टरी ऑफ स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक्स एंड टैक्टिक्स।
जो भी आपका स्पोर्ट्स स्पेसिफिक टेक्निक है उसमें आपको मास्टरी आना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज मेंटल टफनेस, फिजियोलॉजिकल रेजिलियंस, फोकस, मोटिवेशन एंड द एबिलिटी टू हैंडल द प्रेशर, इस ये मेंटल टफ में आना आता है। तो एथलीट को प्रेशर हैंडल करता आना चाहिए, एथलीट फोकस रहना चाहिए, उनका फिजियोलॉजिकल रेजिलियंस रहना चाहिए, वो ऑलवेज मोटिवेटेड रहना चाहिए। ओके। नेक्स्ट इज इन्वायरमेंटल फैक्टर्स, external influences such as coaching facilities and competition conditions। तो एथलीट जहाँ पे भी कोचिंग कर रहा है उसका फैसिलिटी, आउटडोर है इंडोर है, कोचिंग टेक्निक्स, ये सब कुछ इसमें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स में कंसिडर होता है। द पर्पज ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस मॉडल इज द मॉडल हेल्प्स कोचेस एंड एथलीट्स अंडरस्टैंड द होलिस्टिक नेचर ऑफ स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस, गाइडिंग द डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। तो इसका मेन पर्पज है कि एथलीट का होलिस्टिक नेचर, एथलीट को अंडरस्टैंड करना है कि द होलिस्टिक नेचर ऑफ द स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस। ओके। एंड उनको गाइड करना है कि उनके डेवलपमेंट के लिए, ताकि वो क्या है कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से उनका गोल अचीव कर सके। नेक्स्ट इज पोस्ट परफॉर्मेंस प्रोसेस। Post performance process initiate the process begins with an athlete's decision to engage in sports driven by interests, talents or external। तो इनिशिएशन कैसा होता है कि फर्स्ट एथलीट का इंटरेस्ट रहना चाहिए स्पोर्ट्स में। ओके। उसके लिए थोड़ा सा टैलेंट भी चाहिए और एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसेस भी इसमें कंसिडर होते हैं, जैसे कि उसको मोटिवेशन मिलता है, उनका फ्रेंड कोई या रिलेटिव स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो इससे ये इनिशिएशन शुरू होता है। ओके। नेक्स्ट इज ट्रेनिंग एंड प्रिपरेशन। Athlete undergo systematic training to enhance physical fitness, skill levels and mental toughness। एथलीट को सिस्टमेटिक ट्रेनिंग के लिए ट्रेनिंग उसको लेना पड़ता है टू इनहांस फिजिकल फिटनेस, उसका जो भी फिजिकल फिटनेस है वो इम्प्रूव होने के लिए, उसका स्किल लेवल इम्प्रूव होने के लिए एंड मेंटल टफनेस बढ़ने के लिए। Next is competition, the culmination of training where the athletes apply their skills in competitive environments aiming for peak performance। तो competition में उनको एथलीट को खुद का टैलेंट दिखाना होता है, जो भी उन्होंने प्रैक्टिस किया है वो वो कंपटीशन में दिखाते हैं। ओके। नेक्स्ट इज पोस्ट परफॉर्मेंस प्रोसेस। तो फीडबैक एंड एनालिसिस, आफ्टर कंपटीशन फीडबैक इज क्रूशियल फॉर सेल्फ इवेल्युएशन एंड इम्प्रूवमेंट। कोचेस एनालाइज परफॉर्मेंस डेटा एंड मेक एडजस्टमेंट टू द ट्रेनिंग प्रोग्राम। तो आपका जो भी स्पोर्ट्स होता है, आपका इवेंट होता है, उसके बाद जो भी रिजल्ट रहता है तो उसका फीडबैक होना चाहिए। तो आपका रिजल्ट अच्छा भी आया, पोडियम फिनिश भी आया, फिर भी आपको क्या गलत हुआ, क्या सही हुआ और क्या इम्प्रूव कर सकते हैं, ये आपको फीडबैक सिस्टम से आपके कोचेस के साथ एनालाइज करके उस पे थिंक करना चाहिए। और वो कहीं तो रिटर्न डॉक्यूमेंट रहेगा तो वो भी आपको नेक्स्ट गेम के लिए बहुत ही आपको काम में आ सकता है। नेक्स्ट इज रिकवरी एंड रीजनरेशन। पोस्ट कंपटीशन एथलीट फोकस ऑन रिकवरी स्ट्रेटेजीज इंक्लूडिंग रेस्ट, न्यूट्रिशन एंड इंजरी मैनेजमेंट। तो आप इवेंट के बाद, इवेंट में सभी लोग मैक्सिमम उनका पार्टिसिपेशन देते हैं, उनका मैक्सिमम लेवल अचीव करते हैं, वो फुल थ्रोटल जाते हैं कभी कभी। तो उस इसके लिए क्या होता है कि उनका उनके रिकवरी स्ट्रेटेजीज चाहिए कुछ, जो भी रेस्ट है स्पोर्ट्स के बाद कितना रेस्ट लेना चाहिए, और न्यूट्रिशन क्या लेना चाहिए पोस्ट पोस्ट रन, और पोस्ट उनका स्पोर्ट्स एक्टिविटी क्या ड्रिंक्स लेना चाहिए, क्या फूड लेना चाहिए, ये सब कुछ उसमें आता है। Then is continuous cycle. The process is cyclical with athletes continuously refining their training and performance based feedback experiences। तो ये कंटिन्यूस साइकिल होता है। एथलीट कॉम्पीट करता है, उसके बाद रेस्ट रिकवरी करता है, फिर से ट्रेनिंग करता है नेक्स्ट कंपटीशन के लिए। तो ये सब कंटिन्यूस साइकिल चलते रहता है। नेक्स्ट इज स्ट्रक्चर। इंडिविजुअल कंपोनेंट्स क्या है स्पोर्ट्स परफॉर्मेंस स्ट्रक्चर में हम देखेंगे। फर्स्ट इज फिजिकल स्ट्रक्चर, द एथलीट्स बॉडी कंपोजिशन, बायोमैकेनिक्स एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक। सेकंड इज स्किल स्ट्रक्चर, द टेक्निकल एंड टैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑफ द स्पोर्ट्स that an athlete must master. Third is mental structure, physiological attributes such as motivational, focus, and environment emotional control। So first is physical structure। physical स्ट्रक्चर में एथलीट का बॉडी कंपोजिशन कैसा है, वो बायोमैकेनिक्स कैसा है, आपको उसका लैब में जाके टेस्टिंग करना चाहिए, और उसके फिजियोलॉजिकल कैरेक्टर्स भी कैसे है, वो आपको देखना चाहिए।
नेक्स्ट इज आपको उसका स्किल स्ट्रक्चर इम्प्रूव करना है, तो उसके लिए एथलीट के लिए एथलीट को एक स्किल, जो भी स्किल है जो गेम के लिए रिक्वायर्ड है, उसमें मास्टरी करना बहुत ज़रूरी है, ताकि आपको कभी भी एथलीट को बोला जाए परफॉर्म करने के लिए तो वो उस स्टेज कंडीशन में करते आना चाहिए। थर्ड इज मेंटल स्ट्रक्चर, तो इसमें मोटिवेशन, फोकस एंड इमोशनल कंट्रोल, ये सब चीज़ें आती है। एक्सटर्नल फैक्टर्स, फर्स्ट इज कोचिंग, द गाइडेंस एंड इंस्ट्रक्शन प्रोवाइडेड बाय द कोचेस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एथलीट हमेशा मोटिवेटेड रहता है, वो उसके लिए कुछ अच्छा गाइडेंस चाहिए रहता है, तो इसके लिए कोचिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एथलीट को टाइम टू टाइम कोचिंग मिलना चाहिए, ऑफ सीजन भी रहेगा तो भी वो कोच के कांटेक्ट में रहना चाहिए। नेक्स्ट इज फैसिलिटी एंड इक्विपमेंट, द क्वालिटी एंड सुटेबिलिटी ऑफ ट्रेनिंग एंड कंपटीशन इन्वायरमेंट, तो फैसिलिटी और इक्विपमेंट जो भी है वो प्रॉपर गेम के लिए, उस स्पोर्ट्स के लिए प्रॉपर रहना चाहिए, उनको जो भी रिक्वायरमेंट है, फैसिलिटी है इंडोर आउटडोर, ऑल वेदर कंडीशन, जो भी सिचुएशन आती है, मतलब कुछ आता है, रेन और स्टॉर्म आता है, विंटर आता है, फिर भी एथलीट को प्रैक्टिस करते आना चाहिए, तो इसका हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट इज सपोर्ट सिस्टम इंक्लूडिंग मेडिकल, न्यूट्रिशनल एंड फिजियोलॉजिकल सपोर्ट, तो एथलीट को हर बार उनके डॉक्टर, फिजियो और जो भी पेरेंट्स है उनको हमेशा उनके साथ बात करनी चाहिए, कुछ भी होता है, जैसे कि मेडिकल इमरजेंसी आती है, कुछ न्यूट्रिशनल हेल्प चाहिए, तो आपको उनको न्यूट्रिशनिस्ट के पास जाना चाहिए, अगर उनका फूड इनटेक ठीक से नहीं हो रहा है इसके लिए, और फिजियोलॉजिकल सपोर्ट के लिए भी। Next is integration, the successful interaction and integration of individual components and external factors contribute to the overall structure of sports performance. Training programs should be tailored to individual needs, considering strength, weakness and specific goals. So जैसे कि हमने देखा है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है वो इंडिविजुअल गोल के हिसाब से टेलर्ड होना चाहिए, मतलब वैसे क्रिएट होना चाहिए जो भी उनका नीड है। ओके, सो उनका स्ट्रेंथ और वीकनेस किस में है, स्ट्रेंथ किस में है, वो सब देख के, और उनका स्पेसिफिक गोल क्या है, वो सब देख के आपको ट्रेनिंग प्रोग्राम शेड्यूल करना है। ओके, नेक्स्ट इज प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिसिटी, it states that training adaptations are specific to the nature of the training stimuli. Training should closely mimic the demands of the sport to achieve optimal performance improvements. Okay. Next is principle of overload. To induce physiological adaptation, athlete must train an intense or volume beyond their habitual level. Gradual, systematic increase in training load are essential to prevent overtraining and promote sustainable progress. So इसमें क्या होता है कि एथलीट को अपने athletes must train at intensities और वॉल्यूम बियॉन्ड देयर हैबिचुअल लेवल्स, जो भी उनका रेगुलर लेवल है उससे ज़्यादा थोड़ा सा उनको ट्रेन होना चाहिए, ताकि उनको उनके गेम में और स्पोर्ट्स में इवेंट डे के दिन भी उसका हेल्प हो सके। और ग्रेजुअली सिस्टमेटिकली आपको ट्रेनिंग लोड इंक्रीज करना है। इससे क्या होता है कि ओवर ट्रेनिंग नहीं होता है और आपको आपकी प्रोग्रेस भी सस्टेनेबल होती है। प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन emphasizes the need for progressive increase in training intensity, volume, or complexity over time, prevents plateaus in performance, and reduces the risk of injury associated with abrupt changes in the ट्रेनिंग। अगर ट्रेनिंग में आपका कुछ सडनली कुछ चेंज होता है, ओके, और कुछ ओवरलोड हो जाता है, फिर भी आपको इससे इंजरी नहीं होना चाहिए, ऐसा आपका प्रिंसिपल ऑफ प्रोग्रेशन कहता है। प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, it states that the gain in fitness and performance are reversible when training is reduced or stopped. Consistent training is necessary to maintain and build upon improvements. तो इसमें क्या होता है कि जैसे आप, अगर आपका मेन इवेंट है, उसके बाद आप इवेंट खत्म कर लोगे, उसके बाद आपका कभी ऑफ सीजन रहता है, तो उसमें भी थोड़ा थोड़ा ट्रेनिंग आपका शुरू रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि आपने अगर सडनली स्टॉप किया और बहुत सारा रिड्यूस किया, तो जब नेक्स्ट टाइम आप जब ट्रेनिंग करने जाओगे तो आपको उसको फिर से जीरो से स्टार्ट करना पड़ेगा आपको। ओके, सो इसलिए आपका जो फिटनेस है वो आपका रेगुलरली मेंटेन रहना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ वेरिएशन, principle of variation advocates the incorporating variety in training to prevent monotony and enhance overall fitness. Changing exercises, training and modalities and workouts structure helps to
keep athletes engaged and promotes well-rounded development. Principle of rest and recovery. Principle of rest and recovery acknowledges the importance of adequate rest and recovery of optimal performance. Proper sleep, nutrition, and scheduled rest days allow the body to repair and adapt to training stimuli. सो प्रिंसिपल ऑफ रेस्ट एंड रिकवरी क्या कहता है कि आपका आपके बॉडी को एडिक्वेट रेस्ट एंड रिकवरी चाहिए रहता है जब आप ऑप्टिमल परफॉर्मेंस करते हो। उसके बाद प्रॉपर स्लीप, आपका न्यूट्रिशन और रेस्ट डे, जो भी आपका शेड्यूल है रेस्ट डे, उस दिन आपने रेस्ट ही करना चाहिए, बाकी और कुछ करना चाहिए। अगर आपको ठीक भी लग रहा है, बॉडी अच्छी भी लग रही है, फिर भी आप रेस्ट मतलब रेस्ट ही करना चाहिए। ओके, क्योंकि इससे क्या होता है कि आपकी बॉडी रिकवर होती है और आपके ट्रेनिंग स्टिमुलाई को एडेप्ट होती है। Principle of individual progression. It recognizes that progress at different rates and training programs should be flexible to accommodate varying rates of improvement. Uh, Avoids pushing athletes beyond their capabilities leading to burnout or overtraining. तो एथलीट का प्रोग्राम फ्लेक्सिबल भी चाहिए और वो अकोमोडेट भी होना चाहिए उस ट्रेनिंग में, लेकिन उनके कैपेबिलिटी के हिसाब से उनका ट्रेनिंग उनको देना चाहिए। बिकॉज अगर उनके कैपेबिलिटी से ज़्यादा दे दिया तो ओवर ट्रेनिंग और बर्नआउट भी हो सकता है। प्रिंसिपल ऑफ स्पेसिफिक एडेप्टेशन टू इम्पोज डिमांड्स, SAID. It states that the body will adapt to the specific demands placed upon the during the training. Training program should target the physiological and skill requirements of the sports. तो इसमें क्या होता है कि आपको जो बॉडी है आपकी वो एडप्ट होते हैं, जो भी आप ट्रेनिंग करते हैं उस ट्रेनिंग को आपकी बॉडी एडप्ट होती है। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऐसा टारगेट करना चाहिए कि आपके फिजियोलॉजिकल एंड स्किल रिक्वायरमेंट जो भी आपको स्पोर्ट्स के लिए वैसा आपका ट्रेनिंग प्रोग्राम होना चाहिए। And last, a principle of periodization. It involves dividing the training program into distinct phases with varying intensity and volumes. It helps to prevent overtraining, promotes recovery, and allows athlete to peak at the right time for the competition. प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन क्या करता है कि अगर आप ट्रेनिंग फेज चालू कर रहे हो किसी कंपटीशन के लिए जो भी 3 महीने 4 महीने बाद है, तो सबसे पहले चालू करने के बाद आपको बेस ट्रेनिंग करना चाहिए। आपका सीवी इंड्योरेंस उसमें बढ़ता है। ओके, तो आपको जोन 2 जो भी आपका जोन 3 है उसमें आपको एक्टिविटीज करना है और ग्रेजुअली वो एक्टिविटीज बढ़ाना है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ाना है ताकि आप पीक पे जा सके और वो पीक परफॉर्मेंस आपका आप कंपटीशन में दे सके। ओके, एंड ये आपको रिकवरी में भी हेल्प करता है और ओवर ट्रेनिंग में भी हेल्प करता है ताकि आपकी ट्रेनिंग भी आप ओवर ट्रेन भी ना हो और आपकी रिकवरी भी प्रॉपर तरीके से हो। तो इसके लिए ये प्रिंसिपल ऑफ पीरियडाइजेशन है। ओके, सो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद। और लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।